तो बात कल सुबह 10:30 बजे की है। हर दिन के रूटीन की तरह हम ऑफिस में बैठे क्रिकेट से रिलेटेड अगली वीडियो की टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। सोच रहे थे कि किसी नए चमकते सितारे पर लिखें या पिछले जमाने के मशहूर प्लेयर्स पर, किसी एक्सपेक्टेड लीजेंड पर लिखें या किसी ऑल टाइम ग्रेट पर। तभी हमारी आंखों के सामने एक ट्वीट आया। वो ट्वीट जिसने कुछ देर के लिए हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ट्वीट जो आज के इंडियन क्रिकेट और यंग फैंस की सोच की पोल खोलता है। वो ट्वीट जिसमें लिखा था कि हम जयदेव उनादकट, अशोक डंडा और विनय कुमार जैसे प्लेयर्स को सोशल मीडिया पर इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि टीवी पर रणजी ट्रॉफी से ज्यादा आईपीएल की कवरेज होती है। इस ट्वीट के बाद हमने पलट कर देखा और पाया कि बात बिल्कुल सही है। आज जिन प्लेयर्स का हम मजाक बनाते हैं वही प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी के लीजेंड्स हैं। आज उन प्लेयर्स के कारण ही इंडिया को नेशनल टीम के लिए कई अच्छे क्रिकेटर मिल पाते हैं क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल साथ ही नए प्लेयर्स को बेहतरीन करने के लिए चुपचाप करते हैं और अपने डिसिप्लिन से नए प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं। इसलिए ऐसे प्लेयर्स को अनसंग हीरोज कहा जाता है। एक ऐसे ही प्लेयर की कहानी छिपी हुई है आज की वीडियो में। वो प्लेयर जो एक समय इंडियन पेस बैटरी की बहुत बड़ी उम्मीद था। वो प्लेयर जिन्होंने एक साथ कर्नाटक को 2 रणजी ट्रॉफी जीत में हिस्टोरिकल रोल प्ले किया। वो प्लेयर जिन्हें दुनिया विनय कुमार के नाम से जानती है। हम भी उन विनय कुमार को करीब से जानते हैं नारा टीवी की खास सीरीज अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट के इस एपिसोड में और समझते हैं कि एक मामूली से ऑटो ड्राइवर के बेटे ने कर्नाटक की गहरी गलियों से उठकर कैसे इंडियन क्रिकेट में जगह बनाई और वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, विनय रंगनाथ कुमार का जन्म 12 फरवरी 1984 को कर्नाटक के दावड़गेरे में हुआ था। पिता रंगनाथ उस समय एक ऑटो ड्राइवर थे और मां स्वरभक्ति कुछ सालों बाद दूरदर्शन से जुड़ गई थी। सीधे सीधे कहें तो विनय कुमार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, मगर हर हिंदुस्तानी की तरह विनय के परिवार ने भी अपनी बाउंड्री क्रॉस की और विनय के लिए अपनी हद से बाहर का सपना देख लिया, जिसकी शुरुआत साल 1995 में तब हुई थी जब विनय कुमार दावड़गेरे के अपने गवर्नमेंट स्कूल से एक समर कैंप में गए थे। वहाँ विनय कुमार ने पहली बार क्रिकेट को शौक से ज्यादा कुछ देखा क्योंकि उस कैंप में उन्हें गोवा के पूर्व रणजी क्रिकेटर प्रकाश पवार ने देखा था और विनय के टैलेंट को खूब सराहा था। एक 11 साल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के लिए ये किसी मेडल से कम नहीं था कि कोई रणजी प्लेयर बाहर से और उसकी तारीफ करे। विनय को इस इंसिडेंट ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और उन्होंने इस छोटी सी उम्र में ही क्रिकेटर बनने का सपना सजो लिया। मगर यहाँ परेशानी ये थी कि विनय को अपने सपने तक पहुँचने का रास्ता ही पता नहीं था। यहीं विनय की आंखों को क्रिकेटर बनने का सपना देने वाले प्रकाश पवार ने उनका हाथ थामा और इस तरह विनय को उनका पहला क्रिकेट कोच मिला। कोच प्रकाश से मिले हौसले ने विनय को अपने लोकल टूर्नामेंट में खेलने का कॉन्फिडेंस दिया और तब वो पहली बार तुमकुर के लिए एक टूर्नामेंट में खेले। लेकिन पैसों की कमी के चलते विनय के पास क्रिकेट के पूरे गियर नहीं थे। वो जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर अपने लिए किट वगैरह का इंतजाम करते थे। विनय के उस वक्त को याद करते हुए उनकी मां ने एक बार कहा था, हमें तो बस ये पता था कि उसे क्रिकेट खेलने का शौक है और वो किसी क्लब से खेल सकता है, बाकी उसने किस तरह सामान से लेकर जाने आने का किराया जुटाया हमें आज तक नहीं पता। विनय कुमार की माँ यहाँ जिस क्लब की बात कर रही है वो KSCA क्यूरेटर नारायण राजू का क्लब नेपच्यून क्रिकेटर्स क्लब है। इस क्लब से विनय कुमार साल 2000 में जुड़े थे और बतौर ऑलराउंडर उस सीजन में विनय ने आग लगा दी थी क्योंकि विनय ने उस सीजन में 30 विकेट लेने के साथ 300 रन भी बनाए थे और अपने क्लब को डिवीजन 5 से डिवीजन 4 में पहुंचा दिया था। ये परफॉर्मेंस जिसकी शोर क्लब लेवल पर पूरे कर्नाटक में हो गई थी क्योंकि हमेशा से ही टीम गेम कहे जाने वाले क्रिकेट में अगर एक प्लेयर अपने क्लब को अकेले दम पर प्रमोट करवा दे तो हल्ला होना ही है। इस हल्ले ने विनय कुमार को अगले कुछ महीनों में ही स्वास्तिक संघ के प्रथम श्रेणी मैच से कर्नाटक की MRF ट्रॉफी टीम तक पहुंचा दिया, जहां विनय कुमार ने पहले ही मैच में ऐसा कारनामा किया कि उनके इंडियन जर्सी हासिल करने के सपने के पूरे होने की चाहत को पंख लग गए क्योंकि 19 साल के विनय ने अपने पहले मैच में ही रेलवे क्रिकेट टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाई और अपनी लहराती भी गेंदों का करिश्मा दिखाया। इस परफॉर्मेंस के बाद उन्हें सीधे बैंगलोर में उस साल की अंडर-19 टीम के सामने अभ्यास मैच खेलने के लिए टीम में शामिल किया गया, मगर वो फर्स्ट टीम में जगह नहीं बना पाए और बेंच पर बैठे खुद को बेहतर करने की स्ट्रेटजी बना रहे थे। जबकि दूसरी तरफ उनकी किस्मत ने अलग स्ट्रेटजी बना रखी थी कि मैच की शुरुआत में विनय की टीम के अहम बॉलर समुद्र मंगराज चोटिल हो गए, जिसके बाद विनय को ग्राउंड पर भेजा गया। फिर तो ऐसा लगा कि विनय इस मौके और अपोजिट टीम की कमजोरी को पहले से ही जानते थे। उन्होंने मैच में लेट आने के बावजूद 6 विकेट लिए और अगले 2 मैचों में 10 विकेट लेकर अपनी रफ्तार के साथ लाइन लेंथ पर कमाल की पकड़ के चलते खूब चर्चा बटोरी। इस चर्चा का नतीजा ये रहा कि उन्हें 2003-04 सीजन के लिए कर्नाटक रणजी टीम में शामिल किया गया, मगर वो उस पूरी सीजन बेंच पर ही बैठे रहे। इस मायूसी को विनय कुमार ने संभाल के रखा और जब 2004-05 सीजन में कर्नाटक रणजी टीम में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने बंगाल के सामने डेब्यू करते हुए इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी। हालांकि उस मैच के बाद अगले कुछ साल विनय कुमार वो छाप नहीं
नहीं छोड़ पाए, जिसकी झलक वो नेट्स पर दिखाते थे, लेकिन उनके टैलेंट की तारीफ सब करते थे। इसलिए उन्हें कर्नाटक रणजी टीम ने लॉन्ग रन दिया। टीम के इस अपार भरोसे और विनय की मेहनत का रिजल्ट उन्हें 2007-8 रणजी सीजन में मिला। विनय ने सबको चौंकाते हुए सीजन में सिर्फ 18.52 की बॉलिंग एवरेज से 40 विकेट लेकर अपनी बॉलिंग स्किल्स का डंका बजाया, और इस तरह विनय कुमार का नाम पहली बार नेशनल लेवल के क्रिकेट गलियारों की चर्चा में आने लगा। दोस्तों, साल 2008 तक विनय कुमार की उम्र 24 साल हो गई थी, यानी उनकी आंखों में क्रिकेट के सपने को जन्म लिए 13 साल हो गए थे। वो क्लब से अंडर 19 और फिर अंडर 19 से होते हुए रणजी तक आ गए थे, लेकिन अपने परिवार वालों की चाहत और सपने यानी इंडियन जर्सी से काफी दूर थे, क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम श्री संत, इरफान पठान, आरपी सिंह, मुनाफ पटेल, प्रवीण कुमार और जहीर खान जैसे प्लेयर्स का पीक देख रही थी। ऐसे में विनय को लग रहा था कि वो भी रणजी तक सिमट कर ही रह जाएंगे, मगर तभी आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ और विनय को नया प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि वो उस वक्त कर्नाटक के बेस्ट पेसर थे। इसलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें पहले ही सीजन यानी 2008 आईपीएल में अपने साथ जोड़ लिया, और तब पहली बार स्टेज पर विनय को उनकी फेवरेट निकनेम दावड़ गेर एक्सप्रेस मिला। विनय को बंगलोर आईपीएल टीम में प्यार के साथ बॉलिंग टेक्निक को बेहतर करने के अलावा अच्छी खासी रकम भी मिली, जिसके बाद विनय की पैसों से जुड़ी सभी फिक्रों का खात्मा हुआ। साथ ही विनय को एक उम्मीद भी मिली कि अगर आईपीएल में अच्छा किया तो जल्द ही इंडियन क्रिकेट की जर्सी उन्हें तोहफे में मिल जाएगी। हालांकि उस आईपीएल सीजन में विनय कुमार कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन उन्हें जो कॉन्फिडेंट मिला उसके दम पर वो अगले साल रणजी ट्रॉफी में छा गए और डोमेस्टिक सीजन के लीडिंग विकेट टेकर बने। फिर क्या था, विनय ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और अगले साल 2010 आईपीएल में 16 विकेट लेकर अपने नाम वर्ल्ड T20 टीम में लिखवा लिया। हालांकि टूर्नामेंट में इंडिया के पहले 4 मैचों में वे बेंच पर ही बैठे रहे, लेकिन जब श्रीलंका के विरुद्ध आखिरी मैच से पहले इंडिया का बाहर होना तय था तो धोनी ने विनय को टीम में शामिल किया, और इस तरह वेस्टइंडीज की धरती पर श्रीलंका के सामने विनय का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। विनय ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और इंडिया की हार के बावजूद तारीफें बटोरी। विनय ने अपने सपने को हासिल कर लिया था, इंडियन जर्सी पर उनका नाम लिखा था। अब बस जरूरत थी उस सपने को जीने की, और इस चाहत को उनकी परफॉर्मेंस ने एक्सेलरेट कर दिया। उधर इंडिया को वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे जाना था, जहां सेलेक्टर्स ने वनडे सीरीज के लिए यंग टीम में विनय को भी शामिल किया था। इस तरह विनय ने कुछ महीनों के अंदर ही वनडे डेब्यू भी कर लिया और पहले मैच में 2 विकेट लेकर अपने वनडे करियर की ठीक ठाक शुरुआत की, क्योंकि इस दौर में प्रवीण कुमार से लेकर श्रीसंत तक सब बड़े नाम या तो फ्लॉप थे या चोटिल। इसलिए विनय कुमार को एक अच्छे पेस बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर देखा जाने लगा। विनय के पास ठीक ठाक रफ्तार थी, मगर उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आउट स्विंग बॉलिंग। उनकी आउट स्विंगर्स पर इतनी पकड़ थी कि पिच से अगर जरा भी मदद मिले तो वो एक ही टप्पे से बॉल को 2 डिफरेंट एंगल्स पर स्विंग करा सकते थे, जबकि लेग कटर्स का वेरिएशन और डेथ बॉलिंग में यॉर्कर्स पर पकड़ विनय को उस दौर के बहुत से गेंदबाजों से बेहतर बनाती थी। इसके अलावा वो बैटिंग में भी एक यूजफुल प्रोडक्ट थे। सीधे सीधे कहें तो विनय कुमार इंडियन टीम में लॉन्ग रन के लिए एकदम फिट थे, जो उनके करियर की शुरुआत के बाद उम्मीद बन भी रही थी। लेकिन यहीं ये सवाल आता है कि फिर विनय का करियर एक टेस्ट में 1 विकेट, 31 वनडे में 48 विकेट, 31 वनडे में 48 विकेट और 9 T20 मैचों में सिर्फ 10 विकेट लेने वाले बॉलर का बनकर क्यों रह गया? जब उनका टैलेंट और करियर की शुरुआत परफेक्ट थी तो वो क्यों वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं बन पाए? तो दोस्तों, इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला है उनकी खराब किस्मत। जब वो टीम में अपना स्पॉट फिक्स करते थे, उनके घुटने या कंधे की चोट उभर आती थी, जैसा विनय के साथ टेस्ट डेब्यू के दौरान हुआ था। वो साल 2010 में श्रीलंका टूर पर टेस्ट डेब्यू करने वाले थे, लेकिन चोट के चलते वो मौका अभिमन्यु मैथुन को मिला और विनय कुमार को फिर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया टूर का वेट करना पड़ा। ऐसा ही कुछ उनके साथ साल 2012 और 13 में भी हुआ, जहां वो रिकवर करके टीम में आए, अपनी जगह बनाई और इंजर्ड हो गए। इस तरह इंडिया टूर पर आई ऑस्ट्रेलिया के सामने नवंबर में एक वनडे मैच में 102 रन देकर अनचाहे रिकॉर्ड में नाम लिखवाने वाले विनय ने उस सीरीज में वनडे और T20 दोनों का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला, क्योंकि उस सीरीज के बाद चोट से वापसी करने वाले विनय कुमार को फिर टीम में शामिल नहीं किया गया। यही विनय के करियर को प्रभावित करने वाले दूसरे फैक्टर का जिक्र जरूरी है, और वो दूसरा फैक्टर है कैप्टन फेवरेट नहीं होना। क्योंकि अगर कैप्टन चाहते तो 2012 और 2013 आईपीएल में 42 विकेट, 2014 और 2014-15 में कर्नाटक को 2 लगातार रणजी ट्रॉफी और 2015 विजय हजारे में सबसे अधिक 28 विकेट लेने वाले विनय को कुछ और मौके जरूर दिए जा सकते थे। लेकिन विनय को भुवनेश्वर और बुमराह जैसे यंग प्लेयर्स के आगे सिर्फ 29 साल की उम्र में एज का हवाला देकर साइडलाइन कर दिया गया। जबकि विनय कुमार रणजी में पिछले साल तक यानी 37 साल की उम्र तक खेले थे। विनय ने कर्नाटक को 2 रणजी ट्रॉफी जितवाने के अलावा अपने करियर के आखिर में पुडुचेरी के यंग प्लेयर्स को भी
ग्रूम किया। 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर होने वाले विनय ने कुल खेले 139 फर्स्ट क्लास मैचों में 22.44 की शानदार औसत से रिकॉर्ड 504 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बैटिंग में 3,311 रन बनाने के दौरान 17 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी भी लगाई थी, जिसमें एक सेंचुरी तो 2014-15 रणजी ट्रॉफी फाइनल में आई थी। दोस्तों, विनय कुमार के ये जादुई आंकड़े और गरीबी से वर्ल्ड क्रिकेट तक का सफर बताते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड के प्लेयर रहे हैं और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद इंडियन क्रिकेट के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या योगदान दिया है। आज भले ही विनय कुमार के इस योगदान की उतनी बात नहीं होती, लेकिन एक वक्त आएगा जब विनय कुमार को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। तब तक विनय कुमार वर्ल्ड क्रिकेट के लिए गुमनाम रहेंगे, मगर फैंस और नारा टीवी के लिए विनय कुमार इज एन अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट। एक ऐसा हीरो जिसकी बात कम होती है मगर उसकी मौजूदगी का असर साफ दिखता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको विनय कुमार की ये कहानी पसंद आई होगी, हम इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। बाकी जल्द मिलेंगे एक अनसंग हीरो की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।